नमस्कार दोस्तों, वित्त वर्ष 2019-20 के ईपीएफ ब्याज के खाते में क्रेडिट होने का इंतजार आपकी तरह मैं भी कर रहा हूं। वित्त वर्ष का ब्याज खाते में कब क्रेडिट होगा, इसको बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। दोस्तों, वित्त वर्ष आता है जाता है, लेकिन ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्न अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एडवांस विड्रॉल करते हैं तो आपको ब्याज का कितना नुकसान होता है, और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि इस वर्ष का ब्याज क्रेडिट होने से पहले आप स्वयं इसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। दोस्तों, जब कोई ईपीएफ सदस्य अपने ईपीएफ खाते से एडवांस विड्रॉल करता है तो क्या उसके निकाली गई धनराशि में ब्याज की गणना होती है या नहीं? दोस्तों, इसका उत्तर है ब्याज की गणना होती है। कैसे और कितना ब्याज का नुकसान उसे होता है, इसको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। पहले बात करते हैं उस बारे में जिसका इंतजार बेसब्री से सभी ईपीएफ सदस्य कर रहे हैं कि वित्त वर्ष 2019-20 का ब्याज कब उनके खाते में क्रेडिट होगा। दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वैसे तो ब्याज की धनराशि अप्रैल या मई माह में खातों में क्रेडिट हो जानी चाहिए, लेकिन पिछले 3 या 4 सालों से यह सितंबर या अक्टूबर में सदस्य के खातों में क्रेडिट हो रही है, जिसका कारण है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय विभाग सेवा द्वारा ब्याज की दर को विलंब से स्वीकार करना। दोस्तों, इस बार भी सितंबर या अक्टूबर तक ब्याज के खाते में क्रेडिट होने की संभावना है। ईपीएफ ब्याज के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या नौकरी छोड़ने या सेवा निवृत्ति के बाद भी धनराशि में ब्याज का लाभ प्राप्त होता है या नहीं? दोस्तों, इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको ऑपरेटिव और इनऑपरेटिव खातों के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। जिन खातों में ईपीएफ अंशदान जमा होता रहता है वे ऑपरेटिव खाते कहलाते हैं, और जिन खातों में ईपीएफ अंशदान सदस्य के स्थायी रूप से विदेश चले जाने के कारण, सदस्य के सेवा निवृत्त होने के कारण या सदस्य के मृत्यु होने के कारण जमा नहीं होता है, ऐसे खाते 3 वर्ष बाद इन ऑपरेटिव खातों की श्रेणी में आ जाते हैं। और ईपीएफ के नियमानुसार इन ऑपरेटिव खातों में ब्याज का लाभ देय नहीं होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरी छोड़ने या सेवा निवृत्त होने के 3 वर्ष तक ब्याज का लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो का यह महत्वपूर्ण पार्ट है। अब मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूं, जहां मैं आपको ईपीएफ की धनराशि में ब्याज की गणना कैसे की जाती है के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ब्याज का जो फार्मूला तय किया है वह इस प्रकार है: मासिक अंत में शेष धनराशि गुणा ब्याज की दर भागा 1200। दोस्तों, यहां मैं आपको एक ईपीएफ सदस्य के ईपीएफ पासबुक के विवरण के अनुसार ब्याज का कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको भी अपने ईपीएफ धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है तो इसके लिए अपनी ईपीएफ पासबुक को डाउनलोड कर लें। इसके लिए ईपीएफ के होम पेज में मेंबर पासबुक ऑप्शन को क्लिक कर खुलने वाले पेज में यूएएन एवं पासवर्ड से लॉगिन कर लें। अपनी पासबुक देखने के लिए दिखाई दे रहे व्यू पासबुक न्यू ईयरली वाले ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ जो पासबुक ओपन होगी उसमें कर्मचारी एवं नियोक्ता शेयर का ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ ही वित्तीय वर्ष में आपके खाते में जमा धनराशि का विवरण होगा। इसी विवरण से आपको ब्याज की गणना करनी है।
इसलिए इस विवरण को नोट कर लें या पासबुक को डाउनलोड कर लें। ब्याज के कैलकुलेशन के लिए अब मासिक अंत में शेष धनराशि आपको निकालनी है। इसको बहुत आसानी से निकालने के लिए आपको एक एक्सेल सीट ओपन करनी होगी और एक्सेल सीट ओपन करने के बाद इस प्रकार का एक टेबल आपको बनाना होगा। टेबल बनाने के बाद आपने पासबुक से ओपनिंग बैलेंस एवं माहवार जमा धनराशि को हूबहू इस एक्सेल सीट में उतार लें। आपने ईपीएफ पासबुक से सभी विवरण भरने के बाद आपको इस एक्सेल सीट पर 2-3 फार्मूले लगाने होंगे। घबराएं नहीं, फार्मूले बहुत ही आसान हैं। फिर भी आपके समझ में नहीं आते हैं तो यह फार्मूला युक्त फॉर्मेट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर आप उसमें केवल अपने पासबुक का विवरण भरें तो आपको अपने मिलने वाली ब्याज का पता चल जाएगा। एक्सेल सीट में ईपीएफ पासबुक से सभी विवरण भरने के बाद पहला फार्मूला डिपॉजिट वाले कॉलम के तीसरे सेल में लगाना है। इसके लिए इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद बराबर के निशान को प्रेस करें, फिर इसी सेल के ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करें, फिर प्लस के साइन को प्रेस करें। अब कंट्रीब्यूशन वाले कॉलम के दूसरे सेल को सेलेक्ट कर कीबोर्ड में माइनस के साइन को प्रेस करने के बाद विड्रॉल कॉलम के दूसरे सेल को सेलेक्ट कर एंटर प्रेस कर दें। अब इस फार्मूले को पूरे कॉलम में अप्लाई करने के लिए जिस सेल में हमने फार्मूला लगाया है उस सेल को सेलेक्ट करने के बाद इस सेल के दाएं साइड में माउस को ले जाएंगे तो आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस प्लस के आइकन को नीचे की ओर लास्ट रो से पहले रो तक खींच लें। इसी प्रकार का एक और फार्मूला आपको प्रोग्रेसिव वाले कॉलम में लगाना है। इसके लिए तीसरे नंबर के सेल को सेलेक्ट कर कीबोर्ड में बराबर के साइन को प्रेस करें। अब इस सेल के ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करें, फिर अपने कीबोर्ड में प्लस आइकन को प्रेस करने के बाद डिपॉजिट कॉलम के तीसरे सेल को सेलेक्ट कर एंटर प्रेस कर दें। पहले फार्मूले की तरह इस फार्मूले को भी प्लस आइकन से नीचे की ओर खींचकर पूरे कॉलम में अप्लाई कर दें। वर्ष के बीच में एडवांस निकाला है तो इसके लिए एक और फार्मूला आपको प्रोग्रेसिव कॉलम के लास्ट सेल में लगाना होगा। इस सेल को सेलेक्ट कर कीबोर्ड से बराबर के निशान को टाइप करें। अब उसके ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट कर फिर माइनस आइकन को टाइप करने के बाद विड्रॉल वाले कॉलम के लास्ट सेल को सेलेक्ट कर एंटर प्रेस कर दें। यहाँ प्रोग्रेसिव कॉलम के अंत में जो राशि प्राप्त होती है वही राशि मासिक अंत में शेष धनराशि है जिसमें ब्याज की गणना की जाती है। अब ब्याज की गणना करके देखते हैं। ब्याज का फार्मूला है मासिक अंत शेष धनराशि गुणा ब्याज की दर भागा 1200। इस फार्मूले के अनुसार यहां मासिक अंत शेष धनराशि है 3,05,112 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए घोषित ब्याज दर है 8.50। अब कैलकुलेशन करने पर 2161 रुपया 21 पैसे का ब्याज प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप नियोक्ता शेयर का विवरण इस एक्सेल शीट में एंटर कर उसमें मिलने वाले ब्याज की धनराशि को भी जान सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और, अगर आपने वर्ष के बीच में एडवांस विड्रॉल किया तो उससे कितना ब्याज का नुकसान होगा
वह मैं आपको दिखाता हूं। अगर यह सदस्य अप्रैल माह में 10,000 रुपये एडवांस से निकालता तो इसका ब्याज 2161 रुपये 21 पैसे से घटकर 1382 रुपये 4 पैसे हो जाता। और यही सदस्य इसी एडवांस को और विलंब से अर्थात 2 माह बाद यानी कि जुलाई में निकालता तो इसको 1382 रुपये 4 पैसे के बजाय 1594 रुपये 54 पैसे का ब्याज मिलता। सदस्य एडवांस को जितने माह बाद निकालेगा उतना ही ब्याज का नुकसान कम होता जाएगा, क्योंकि एडवांस निकाली गई राशि में उतने माह का ब्याज और जुड़ जाएगा। इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई है कि सदस्य जो एडवांस निकालते हैं उसमें ब्याज की गणना निकाले गए माह से पहले वाले माह के अंतिम तिथि तक की जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।